लोग क्लास 10th का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये पार्ट 2 होगा या पार्ट 3 होगा, देख लेंगे चैनल पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे कि HCF एंड LCM ऑफ निकालना है 12, 21 और 15 का। तो ट्रिक क्या था, हम लोग पहले 12 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 2 × 3, 21 का 3 × 7, 15 का 3 × 5, जिसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3, यहाँ 3 × 7, यहाँ 3 × 5। HCF क्या होता था, ये रट लेना, लिख लेना कि जो कॉमन है सिर्फ HCF में कॉमन वाला लेना है, ठीक है, और उस कॉमन का जो है हमें लोवेस्ट पावर लेना है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन ट्रिक क्या है, जो भी नंबर कॉमन है तो कॉमन यहाँ पर है केवल 3, केवल 3 है कॉमन, तो केवल 3 हो गया, और इसकी लोवेस्ट पावर क्या है 1, तो कॉमन विथ लोवेस्ट पावर इज HCF। HCF क्या है, कॉमन विथ लोवेस्ट पावर। और LCM में क्या होता है कि ऑल विथ हाईएस्ट पावर। ऑल मतलब सारे नंबर लिख लो, क्या क्या नंबर है इसमें, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 2, इसकी 1 1 1, 2 2 ज़ा 4, 3 5 7, सबको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 420। तो HCF LCM इक्वल टू 3, 420। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है नंबर ऑफ जीरोस PX। तो PX के लिए नंबर ऑफ जीरोस जो हम देखेंगे, X एक्सेस को कितनी बार काट रहा है, ये X एक्सेस को ये काट रहा है केवल एक बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस ओनली 1, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस ओनली 1। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सेट टू बी कंसिस्ट। तो देखो कंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंट, ठीक। तो अगर कोई लाइन में एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन हो, 2 लाइन है, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसमें कहीं सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसमें एक सॉल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट होगा। और एक लाइन ये है और इसी के ऊपर एक लाइन ये है, ठीक, तो ये कंसिस्टेंट होगा। ये कंसिस्टेंट, ठीक, ये कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए याद करो क्या था फॉर्मूला, इसके लिए था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसके लिए क्या फॉर्मूला था, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसके लिए था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो कंसिस्टेंट किस में है, केवल इस वाले में और इस वाले में, ठीक है। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कौन सा है, ओवरलैपिंग लाइन या कोइंसिडेंट लाइन, और ये क्या है, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो कंसिस्टेंट एटलीस्ट 1 और मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। एटलीस्ट 1 में मतलब कम से कम एक हो, अधिक से अधिक चाहे जितने हो जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ये देखिए यहाँ पर है, ओवरलैपिंग लाइन है ना, देखो एक ऑरेंज वाला है और एक स्काई ब्लू है। कलर ब्लाइंड हो क्या, येलो दिख रहा है तुम्हें, ये कौन सा कलर दिख रहा है, येलो है, ये येलो नहीं ऑरेंज है, येलो है, चलो ऑरेंज। तो क्या हो जाएगा, 1 और मैनी सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x² + 5kx + 16 इक्वल टू 0। पूछ रहा है कि अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो k की वैल्यू क्या होगी। तो याद करो, रूट्स इक्वल किस में होता था, अगर b² - 4ac 0 के बराबर, ठीक है। तो b² - 4ac इसमें से ढूंढेंगे, a क्या है 1, b क्या है 5k और c क्या है 16। तो हम रख दें 5k² - 4ac 0, 25k² - 64 0,
25k² माइनस 64 से प्लस 64 हो गया, तो k² ये उधर गया ना, तो k² = 64 और डिवाइडेड बाई 25, ये हो जाएगा 8 k = अंडर रूट प्लस माइनस का 64 अपॉन 25, फिर आएगा 8 अपॉन जो कि बराबर हो जाएगा 8/5 एंड ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज का दिया है को हम फैक्टराइज कर लेंगे 18, 32, 32 50 एंड 50। तो हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म बेसिकली। देखो ट्रिक क्या है, 18 को लिख सकते हैं हम 18 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 30 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 4 2 8 2 16 2 32, ठीक है। 25 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। जोड़ा बना, बाहर आ गया, जो नहीं जोड़ा बना, सॉरी 3 × 3 × 2 लिखेंगे, 3 3 9 2 9, ठीक है। हाँ, जोड़ा जिसका बना पेयर बाहर आ गया, जिसका नहीं बना अंदर। पेयर बना तो 2 × 2 बाहर आ गया, नहीं बना अंदर। पेयर बना 5 का बाहर आ गया, 2 अंदर। 3√2, 4√2, 4√2, 5√2। तो अगला क्या होगा 6√2। चाहो तो ऐसे कर लो और नहीं तो आप ऐसे ही करेंगे। हाँ ऐसे कर लो, नहीं तो MCQ है ना। जैसे हमें फोर्थ टर्म निकालना है यहाँ पर तो A4 निकालना है ना, तो A4 के लिए फॉर्मूला क्या होता है A + n-1 d। A क्या है यानी पहला टर्म है अपना 3√2, n-1 यानी 4 - 1 4 - 1 और d क्या है हमारा, किसी भी दो को माइनस करो, 5 में से 4 गया तो √2, ठीक है ना। ये क्या हमने कर दिया 4√2। हाँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 3√2 + 3√2 = 6√2 आएगा और ऑप्शन नंबर, अब सोचोगे इसमें से कौन सा ऑप्शन है 72, तो ऑप्शन नंबर 72, क्योंकि 72 को अगर हम खोल के देखेंगे तो 6 तो यही आएगा 72, 6√2 ही आएगा। करके देख लेना, ठीक है ना। 6 × 36 2 × 72। और नहीं तो एक ट्रिक होता है, इसको कभी अंदर अगर भेजना है तो तो स्क्वायर करके भेज दो, तो अंदर लिखेंगे 6² × 2 यानी 36 × 2 यानी 72, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 72 यानी ए। आई होप के सामने आया होगा। अगला है पॉइंट, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PQR 0,6, ठीक, -5,3 3,1। ये वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल कैसा है, स्केलन है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या राइट एंगल है। आइसोसेलेस है। तो अभी हम पहले देखते हैं, आइसोसेलेस के बाद हो सकता है राइट एंगल भी हो, क्योंकि वो चीज़ हम चेक करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। एक बार निकाल लेते हैं PQ। तो PQ कैसे निकालेंगे, x2 फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना है PQ निकालने के लिए, एक को x2, देखो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। ये बदल भी सकते हैं ना x1। हाँ चाहो तो इधर से उधर कर लो, ठीक है, जैसा मन। तो x2 यानी -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट करेंगे -5, देखो 0 तो हट जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 25, क्योंकि -5 जो होता है प्लस ही होता है। 6 में से 3 गया -3 और -3 का स्क्वायर 9 और 25 9 हो गया 34। ये PQ की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हम निकाल लेंगे PQ हो गया QR, ठीक। तो QR कैसे निकालेंगे, इसको हम कर लेते हैं x1 y1, ये x2 y2 है ये, तो -5 -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो -5 -3 हो गया -8 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -8 हो गया 64 और 2 2 जा 4, क्योंकि माइनस है पावर इवन नंबर है इसलिए प्लस ही हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 68। अब निकालना है अब निकालना है पी आर। पी आर के लिए भी वही फॉर्मूला, 2 कर लीजिए ऊपर। तो हम इसको कर लेते हैं 2x2y2। ठीक, ये तो काम हो गया। तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, आप लोग को दिख रहा होगा, फॉर्मूला लिख दिया मैंने एक बार। तो 3 का स्क्वायर, देखो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डायरेक्ट, और 6 में हो गया 5, 6 में से बन गया 5 और 5 का स्क्वायर 25, 34 √34। अब हमें दिख गया दो साइड्स इक्वल हैं, 34 पी क्यू बराबर है पी आर के, लेकिन ये नहीं बराबर है क्यू आर के। तो आइसोसेलेस तो पक्का हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल पक्का हो गया। लेकिन देख लेंगे क्या ये राइट एंगल भी तो है क्या। तो राइट एंगल के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अगर होगा तो ये राइट एंगल भी हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ी साइड क्या है। ये सबसे बड़ी ये है, तो हम लिखते हैं 68 का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या ये बराबर है किसके, √34 के स्क्वायर प्लस √34 के स्क्वायर के। तो ये जहाँ तक बराबर है 68 का स्क्वायर रूट कट गया, 68 कट गया, 34 कट गया, 34 इक्वल 68 इक्वल टू 68। तो यस, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन में तो है नहीं, बट हम कह सकते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरह से करना पड़ेगा। तो ये आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल भी है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक लाइन दिया है इस तरह से मान लो। ठीक, इस पॉइंट का नाम है 7, -6, इस पॉइंट का है 3, 4, और कोई बीच में पॉइंट है उसको हमें निकालना है, इस पॉइंट को निकालना है। और जो ये पॉइंट है 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है। अब ये जो पॉइंट होगा ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा। अगर देखो प्लस प्लस आता है तो हम कह देंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, माइनस प्लस आता है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में है, प्लस नहीं सॉरी हाँ माइनस माइनस आता है तो थर्ड कोऑर्डिनेट में है, और प्लस माइनस आता है प्लस माइनस आता है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ये हम बोल देंगे जो ये पॉइंट आएगा देखेंगे। तो इस पॉइंट की वैल्यू x, y होगी। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है x इक्वल टू, थोड़ा किनारे से लिखते हैं, x इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह y निकालने के लिए फॉर्मूला है m2y1 m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम यहाँ रखते हैं वैल्यू। पहले तो देखते हैं ये है x1 y1 x2 y2 और ये हो गया m1 m2। ठीक, तो अब हमें रखना है m2 क्या है, सब बहुत ध्यान से रखेंगे। m2 है 2, x1 है 7 प्लस m1 है 1, x2 है 3 अपॉन 1 प्लस 2, 7 2 14 प्लस 3 1 प्लस 2 3, तो 14 15 16 17 अपॉन 3। ठीक, जिसको हम लिख सकते हैं 4 होल 1 अपॉन 3, 16 है ना। यहाँ पर m2 है 2, y1 है -6, m1 है 1, y2 है 4 अपॉन 1 प्लस 2, -12 प्लस 4 3, अब 12 में से 4 गया -8 अपॉन 3, जिसको ले सकते हैं -3 2 6 7 8। अब हमने देखा कि जो x और y की वैल्यू आई है x, y ये आई है 4 होल 1/3 -2 होल 8/3। बताओ ये प्लस माइनस में आई है ना, और प्लस माइनस कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पिछली बार यही गलत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला है इन द फिगर डी और एफ रिस्पेक्टिवली। तो अब देखो यहाँ पर दिया है कि एक ट्रायंगल ऐसे दिया है, यह है ए बी सी, यहाँ 30 72 20 63 45।
अंदर जो दिया है डिग्रीज में दिया है, और एक ट्राइंगल ये दिया है इस तरह से, ठीक। 130 थोड़ा ऐसे बना लें, 30, 20, 50, 130 7 5 F E D। तो कह रहा है कि D और F क्या है। तो सबसे पहले हम देखें जो 130 है, पहले तो ये 20 है, 30 है, तो इस वाले एंगल को निकाल लो। 130, तो ये क्या होगा, 180 में से 30 और 20 को ऐड करके निकाल देंगे, तो सब बच्चों को आता होगा तीसरा एंगल निकालने के लिए ट्रिक। तो 180 में से 50 गया तो 130, तो ये 130 हो गया। अब हम देखेंगे, चूंकि क्लास 10th में हम लोग ने पढ़ा है सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी के लिए एक रूल पढ़ा है ASA रूल, ठीक। तो क्या ये ASA को फॉलो कर रहा है? इसका मतलब जो 130 है, एंगल 130 यानी एंगल A इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 130। और फिर हम देखेंगे कि क्या A से जुड़ा हुआ BA अपॉन AC, BA अपॉन AC की वैल्यू क्या है, 45 अपॉन 63। छोटा वाला ऊपर रखे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम बस देखेंगे रेशियो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो दोनों साइड का बराबर हो, बीच का एंगल बराबर हो, तो क्या होता है, सिमिलर। हाँ सिमिलर हो जाता है AS। तो हमने पहले AB यानी छोटी वाली साइड रखा, फिर बड़े वाले साइड रखा, तो 5 9 जा क्या होता है, 5 9 जा 45। हाँ नहीं, ऐसा कोई टेबल जो दोनों को काटे, जैसे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 7 जा, तो 5:7 आया। अब इसमें भी जो दूसरा वाला है छोटा वाला पहले लिख लें, यानी EF अपॉन ED, तो 5/7। तो हम देखेंगे यस, सिंस BA अपॉन AC इज इक्वल टू BA अपॉन AC इक्वल टू EF अपॉन ED एंड एंगल A इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 130, देन बाय ASA। अब इसके ऊपर यहाँ पे हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, बाय ASA, ठीक। तो इरेज कर दे रहे हैं ट्राइंगल। अब क्या ट्राइंगल बोले, BAC सिमिलर हो गया FED के, ट्राइंगल FED क्यों हमने बोला, क्योंकि यहाँ पर B छोटे वाले से हम यहाँ तक गए थे, तो यहाँ पर भी छोटे से वाले जाएंगे ना, जिस सीक्वेंस में रखे हैं। तो ये सिमिलर हो गया, और सिमिलरिटी से क्या कह देंगे अब, कि जो C वाला एंगल है वो D वाले के बराबर है, C वाला यानी 20 और ये D वाला 20, ये यानी 20 हो गया, ठीक। और जो B वाला एंगल है 30, वो F वाले के बराबर हो गया, यानी ये हो गया 30, ठीक। तो अब पूछा था एंगल D एंड F, तो D क्या है 20, F क्या है 30, ठीक है, D है 20 और एंगल F है 30, तो 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन A। समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये भी बता ही दे क्या, सर्कल का मत बताइए। नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो, एक ट्रायंगल, एक सर्कल है, और ये हमारा एक टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को टच करे, और यहाँ पर दिया है सेंटर से जाते हुए, ठीक, O, और ये साथ में इस तरह से दिया है सब, ठीक। अब एक चीज़ हमें याद रखना है कि इफ़ AB इज़ अ कॉर्ड ऑफ सर्किल AT, मतलब जो AT टेंजेंट वाला है, AP टेंजेंट वाला सर्किल जिस पे टेंजेंट AT है, उस पे AB एक कॉर्ड है, सच दैट BAT 60 है। BAT यानी ये वाला एंगल दिया है 60, ये पूरा दिया है 60, जहाँ पे हमने रेड मार्क किया है। तो मेजर ऑफ एंगल ACB, तो ACB की वैल्यू क्या होगी, ACB, एक सेकंड, वो 120 हो जाएगा पूरा उधर, ACB नहीं, ये 120 होगा, वो तो अलग चीज़ है, चलो ये 120 हो गया, ठीक। यहाँ हम कुछ कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझना कि अगर ये 60 होगा ना,
तो अगर हम ये ट्राइंगल बना दें, इसमें एक रूल है, ठीक है, टेंजेंट रूल, कि ये जो एंगल होता है ये साथ में इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये भी 60 हो जाएगा। मतलब रूल क्या होता है कि टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट वो अगर कोई ट्राइंगल बनाता है, ठीक है ना, टेंजेंट से अगर होते हुए सर्किल के अंदर कोई ट्राइंगल बना रहे हैं तो ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होता है और ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है। इसे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं फॉर सर्कल। तो ये 60 तो ये भी 60। और अब बताओ ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल बन रहा है, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था। साइक्लिक क्वाड्रेटल में क्या होता है, चारों साइड टच होती है। हाँ चारों टच होती हैं। और साइक्लिक क्वाड्रेटल अगर कभी हो ट्राइंगल में, तो उनका अपोजिट का सम 180। तो यानी कि एक 60 है तो ये 120 हो जाएगा। ये नीचे है, तो यानी कि ये वाला एंगल सी ही वाला निकालना था, तो आ गया 120, ठीक है ना। बड़ा easy था। तो अभी ये MCQ है इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं, जब डिटेल होगा तो इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए हम लोग ने क्या थ्योरम पढ़ा, एक कि एक सर्कल है और अगर टेंजेंट बन रहा है तो ये जो ट्राइंगल होगा इसमें ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, याद कर लो, ठीक है। और साथ में क्या पढ़ा कि टेंजेंट वो पॉइंट होता है जो सर्कल को टच करता है, और टेंजेंट के लिए ये रूल है। आगे जरूरत पड़ेगा तो और भी रूल मैं बताऊंगा। 120 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, BC 12, तो एक राइट, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ABC राइट एंगल है B पे, BC है 12, AB है 5, AC है नहीं पता, है ना। इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, BC 12, AB 5, द रेडियस ऑफ सर्किल इंस्क्राइब इन द सर्किल। अच्छा, इंस्क्राइब इन द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर अगर हम कोई सर्कल बनाएं तो इस सर्किल की रेडियस क्या होगी ये पूछा है, ठीक। अभी टच नहीं हो रहा है, हालांकि तीनों टच होना चाहिए, रूल यही है। राइट एंगल है ना ये, तो अब समझो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, बताते हैं हम, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है। इसको पहले तो अलग बना लें और फिर इसके अंदर ला देंगे। देखो ट्रिक क्या है, ठीक, फिर भी नहीं टच हुआ, खैर यहाँ टच है मान लो, चलो ये ठीक है। तो हमको बताना है इस सर्किल की रेडियस। तो एक तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। ये तो बच्चों को मालूम है, कैसे हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से। भाई पाइथागोरस से हम निकालेंगे ना, AC स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू 25 प्लस 144, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर 169, तो AC इक्वल टू 13 आ गया सेंटीमीटर, ये हो गया। अब अगर यहाँ सर्कल है और ये टच हो रहा है तो ये अगर हम डालेंगे तो यही तो रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, ठीक है। यानी मान लेते हैं ये साइड R है तो ये भी R होगी, क्यों, क्योंकि ये भी R है और ये भी R है और ये एक स्क्वायर बना रहा है। स्क्वायर क्यों बना रहा है, एक चीज़ थ्योरम है कि सर्कल के टेंजेंट हमेशा रेडियस से 90 डिग्री बनाता है। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो चौथा भी 90 डिग्री हो जाएगा। और ये साइड चूंकि अंदर रेडियस है तो बाहर भी रेडियस होगी और बराबर होगी। अब अगर ये स्क्वायर बन गया, यहाँ से यहाँ तक R हो गया, तो बचा हुआ ये क्या होगा, 12 माइनस R, है ना, क्योंकि पूरा 12 था। और ये भी क्या होगा बचा हुआ, 5 माइनस R,
यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक था 5 माइनस आर, क्योंकि नीचे आर हो गया है। और जो सर्कल, एक और थ्योरम है साथ में कि द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑलवेज बी इक्वल, मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे दो टेंजेंट बनाएंगे तो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखो ये दो टेंजेंट बने हैं, ये और ये, तो ये इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये 5 माइनस आर ये भी हो जाएगा, ठीक, और ये 12 माइनस आर है, तो ये भी देखो दो टेंजेंट हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये भी हो जाएगा 12 माइनस आर। अब ये पूरा 13 जो है, 13 एक्चुअली बना है 5 माइनस आर प्लस 12 माइनस आर से मिलकर, यानी 13 इक्वल टू 5 और 12 कितना हो गया, 12 5 17 माइनस 2 आर, तो 13 माइनस 17 इक्वल टू माइनस 2 आर, 13 में 17 गया माइनस 4, तो यानी आर इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 2 आएगा 2, तो आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, इस क्वेश्चन को एक बार और समझाएंगे जब कभी बताएंगे तो। अगला क्वेश्चन 11th, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, याद करो 9 कॉमन ले लेंगे तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और हमने 3 फॉर्मूला बताया था, एक बताया था sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एक sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एक cosic स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये वाला दिख रहा है ना, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो इसकी जगह 1 लिख लेंगे, 9 इंटू 1 9, आंसर 9B। ठीक, अगला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ऐसा ही, बताओ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अभी हमने बताया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये उधर का, तो यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख दें sec स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह चूंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमें बताना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये उधर, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कटा बटा 1 आया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन 12 तक ही रखेंगे, फिर मिलते हैं कल।